अप्रैल 2026 का वो वीकेंड याद है तुम लोग को, जब कोचेला चल रहा था, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में से एक, जहां परफॉर्म करना हर आर्टिस्ट का सपना होता है, स्पेशली उन आर्टिस्ट का जिनका एक सपना होता है ग्लोबल स्टेज पे अपनी एक जगह बनाना। और इस साल कोचेला के लाइनअप में एक नाम था जो हर पॉप म्यूजिक फैन की जुबान पे था, और वो नाम था कैट्स आई। 6 लड़कियों का वो ग्लोबल गर्ल ग्रुप जिसने पिछले 2 साल में लिटरली दुनिया को हिला के रख दिया था। हाइव और गेफन रिकॉर्ड्स का वो एक्सपेरिमेंट जो 1,20,000 एप्लीकेंट्स में से चुनी हुई 6 लड़कियों को लेके बना था, जिसकी नेटफ्लिक्स पे पूरी डॉक्यूमेंट्री आई थी, जिसने लोलापुज़ा का क्राउड रिकॉर्ड तोड़ा था और जिसने बिलबोर्ड टॉप 10 में जगह बना ली थी। और अब उनकी बारी थी कोचेला में अपनी जगह बनाने की। और ये एक वो मोमेंट था जिसके इंतजार करे इन लड़कियों ने जाने पता नहीं कब से इंतजार करा था। लेकिन जब कैट्स आई कोचेला के स्टेज पे आए तब वहां पे कुछ अजीब सा था, क्योंकि स्टेज पे सिर्फ 5 लड़कियां खड़ी थी। छठी लड़की जो इस ग्रुप की विजुअल थी, जो ड्रीम अकेडमी जो इनके एपिसोड आए थे नेटफ्लिक्स पे, उसके हर एक एपिसोड में आई थी। और जो ड्रीम अकेडमी में आई ही इसलिए थी क्योंकि वो एक विजुअल थी इस ग्रुप की, वो उस स्टेज पर नहीं थी। मनोम बैनरमैन, हाफ स्विस और हाफ गयनीज, कैट्स आई की ओनली ब्लैक मेंबर, वो लड़की जिसे हाइव ने लिटरली ग्रुप का विजुअल बनाया था और जिसे नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री ने शो का सेंट्रल कैरेक्टर बना के पेश किया था, वो अपने ही ग्रुप के बिगेस्ट मोमेंट में एब्सेंट थी। और सबसे ज्यादा वियर्ड बात ये थी कि एक मनो ही थी जो इतने ज्यादा टाइम से कोचेला की बात कर रही थी, एंड उससे भी ज्यादा वियर्ड बात ये थी कि मनो एक्चुअली में कोचेला में प्रेजेंट थी। फैंस ने उसे फेस्टिवल ग्राउंड्स पे देखा था, वो वहां थी लेकिन अपने ग्रुप के साथ नहीं, ना ही वो बैक स्टेज से अपने ग्रुप की परफॉर्मेंस को देख रही थी और ना ही वो आर्टिस्ट एरिया में थी, बल्कि वो फेस्टिवल के बीच में ऑडियंस में एक आम विजिटर की तरह घूम रही थी। फिर कोचेला के कुछ दिन बाद एक और वीडियो आई थी मनो की जो लिटरली वायरल हो गई थी। मनो इन एंड आउट बर्गर में थी। एक फैन ने उसे स्पॉट किया था और उसकी वीडियो भी बनाई थी। फैन ने उससे कहा, "Oh my God, I missed you so much at Coachella." I missed you so much at Coachella. और फिर मनो ने उसे सिर्फ 2 शब्द में जवाब दिया, "Oh my God, I wish." She literally said 2 words, लेकिन इन 2 शब्दों ने इतना ज्यादा हिला दिया था कैट्स आई के फैंडम को कि इस चीज के बारे में हाइव भी नहीं सोच सकते थे। एंड लोगों को यहाँ पे लग रहा था कि उसकी आवाज में काफी ज्यादा डर है, उसकी आवाज में काफी ज्यादा हेल्पलेसनेस है। यू नो दैट फीलिंग कि अगर मैं वहां पे आ सकती या फिर मुझे अलाउड होता तो मैं वो चीज पक्का करती, वैसी वाली फीलिंग। एंड इसकी फैन ने जिसने ये इन एंड आउट वाली वीडियो पोस्ट करी थी, उसने बाद में ये भी कहा था कि मनो ने मुझे बाद में पर्सनली कहा था कि आई रियली वांटेड टू, शी मेंट दैट शी रियली वांटेड टू परफॉर्म। एंड मनो इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा टाइम से बात करी थी एक्चुअली, यानी कि मनो ने खुद इस लड़की को बोला था जिस मोमेंट का वो इतने ज्यादा टाइम से वेट कर रही थी, वो उससे एक तरीके से छीन लिया गया था। तो आखिर हुआ क्या कि ग्रुप की सबसे पहचाने जाने वाली लड़की जिसको इतना ज्यादा सपोर्ट मिला था अपने बिगेस्ट मोमेंट में ऑडियंस में खड़ी हुई थी, और वो लड़की जो हाइव के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हेल्थ एंड वेलबींग पर फोकस कर रही थी, इसीलिए उसे हाइएटस पर डाला गया था। वो अपने फैंस को खुद बोल रही थी कि आई एम हेल्दी, आई एम ओके, और अगर वो हेल्दी है और ठीक है तो फिर वापस वो ग्रुप में क्यों नहीं आ रही है। और अगर ये एक टेम्परेरी हाइएटस है तो फिर अभी कैट्स आई ने वर्ल्ड टूर क्यों अनाउंस करा मनो के बिना, क्यों नेक्स्ट ईपी में उसके साथ गाने नहीं है, क्यों पिंकी अप म्यूजिक वाली वीडियो में उसका पार्ट नहीं था, मनो कभी वापस आएगी भी या नहीं, और हम इसमें ज्यादातर चीजों पे फैक्ट्स पे ही फोकस करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मनो है कौन, कैट्स आई क्या है, ये पूरा का पूरा जो हाइप का एक्सपेरिमेंट है ये आखिर चलता कैसे है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, लोग क्या कह रहे हैं इस पूरी की पूरी सिचुएशन के बारे में। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो स्टोरी है ये सिर्फ मनो तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत ज्यादा होता है के पॉप इंडस्ट्री में। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू नियो, जहां हम दुनिया के उन किस्सों के बारे में बात करते हैं जिनका इंटरेस्ट मुझे होता है। तो मेनली हम लोग पॉप कल्चर, स्कैंडल, राइज एंड फॉल, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं बिकॉज आई फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग। और ये चैनल मैं और मेरा भाई, ये देख रहे हो तुम लोग, इसकी शक्ल कितना प्यारा सा है, ये हम दोनों साथ में मिलकर चलाते हैं। सो मेरे लिए नहीं तो कम से कम मेरे भाई के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक दिस वीडियो, क्योंकि जनरली हम दोनों को ही इससे काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।
अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कैसे की जर्नी समझने के लिए, कैसे की पूरी की पूरी कहानी समझने के लिए हमें 2023 में वापस जाना पड़ेगा, जब हाइब, वही कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी जिसने BTS ग्रुप को बनाया था और जिसने K-pop को लिटरली एक ग्लोबल फिनोमेनन बनाया था, वो लोग एक बिल्कुल नए एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे। उन्होंने गेफन रिकॉर्ड्स के साथ पार्टनरशिप की, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड लेबल है, और इन दोनों कंपनीज ने मिलके एक ऐसा आइडिया लॉन्च किया जो पॉप इंडस्ट्री में पहले कभी नहीं ट्राई हुआ था। इनका प्लान था कि एक ग्लोबल गर्ल ग्रुप बनाया जाए जिसमें लड़कियां दुनिया के अलग अलग कंट्रीज से हों और जिन्हें K-pop की तरह ही ट्रेन किया जाएगा, लेकिन इस ग्रुप को स्पेसिफिकली वेस्टर्न मार्केट के लिए मार्केट करा जाएगा। इस चीज का मतलब था कि K-pop की रिगरस ट्रेनिंग, वेस्टर्न पॉप की पैकेजिंग और ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन का प्रॉमिस, और ये तीनों चीजें एक साथ होने वाली थी। इस पूरे प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था द डेब्यूट ड्रीम अकेडमी, और ये एक सर्वाइवल शो था जो वीवर्स और फिर बाद में नेटफ्लिक्स पे दिखाया जाने वाला था। शो का कॉन्सेप्ट अगेन बहुत ज्यादा सिंपल था कि दुनिया भर से लड़कियां यहाँ पे ऑडिशन देंगी, जिनमें से कुछ को मंथ्स तक इंटेंस ट्रेनिंग दी जाएगी और फाइनल में सिर्फ 6 लड़कियां चुनी जाएंगी जो एक्चुअल ग्रुप बनाएंगी, क्योंकि दुनिया भर से अगेन 1,20,000 से भी ज्यादा लड़कियों ने इसमें अप्लाई किया था। इन सब एप्लीकेंट्स में से शॉर्ट लिस्ट होते होते सिर्फ लास्ट में 20 लड़कियां फाइनल ट्रेनिंग में पहुंची थी, और इन 20 में से सिर्फ 6 लड़कियों को चुना गया था। तो तुम लोग अब समझ सकते हो कि कितनी बड़ी चीज थी ये। अभी हाइब ने इंडिया में भी ऑडिशन रखे थे। आई डोंट नो तुम में से कितने सारे लोग गए थे उस ऑडिशन में या फिर नहीं भी गए थे, लेकिन यहाँ पे भी इंडिया में भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स गए थे। सो अगर हम इंडिया को ही कंपेयर करें वेस्टर्न से, तो वेस्टर्न में तो बहुत ही सारे थे। नाउ वन मोर थिंग हियर इज कि ये एक नॉर्मल ऑडिशन शो नहीं था, ये एक्चुअली में एक बहुत ही ज्यादा केयरफुली क्राफ्टेड नैरेटिव था, जिसमें हर लड़की का कहीं ना कहीं अपना एक कैरेक्टर था, अपनी एक इमोशनल जर्नी थी, अपना एक पर्सनल ड्रामा था। क्योंकि सर्वाइवल शोज का जो फॉर्मेट होता है वो होता ही ऐसा है कि कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट पेश किया जाता है या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट पिन करा जाता है, जिसमें कभी कोई विलन बनता है, कभी कोई अच्छा आदमी बनता है, कभी कोई अंडरडॉग बनता है। तुम लोगों को तो पता ही होगा ये चीज। और कभी कभी कोई जजेस का या फिर ऑडियंस का अलग अलग फेवरेट होता है। और नेटफ्लिक्स ने इस पूरे प्रोसेस की एक और कंपेनियन डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था पॉप स्टार अकेडमी, जो ये दिखाती थी कि ड्रीम अकेडमी के पीछे का बिहाइंड द सीन्स कैसा था, कि इन लड़कियों ने क्या क्या झेला था, कितना फिजिकल और मेंटल प्रेशर था इनके ऊपर, और K-pop इंडस्ट्री और अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री दोनों की टॉक्सिसिटी एक साथ कैसे फील हो रही थी इन लड़कियों को। और जब ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई तो फैंस लिटरली और ज्यादा डीपली और इमोशनली इन्वेस्ट हो गए थे इन लड़कियों में, क्योंकि अब ये सिर्फ एक लड़कियों का गर्ल ग्रुप नहीं था जिसमें बस कोई भी रैंडम लड़कियां थी। अब इस गर्ल ग्रुप की हर एक लड़की को इस शो के थ्रू या फिर वीवर्स में जो लाइव हुआ था उसके थ्रू लोग इतना ज्यादा जानने लगे थे कि दे वर अटैच्ड टू देम। एंड ऐसा कहीं ना कहीं मुझे भी होता। अगर तुम लोगों ने पॉप स्टार अकेडमी देखा था, उसमें एक लड़की थी एजरेला बोल के, मुझे वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड लगी थी एंड आई वाज सो हार्ट ब्रोकन जब लास्ट में वो फाइनलाइज नहीं हुई थी। एक और लड़की थी जिसका म्यूजिक मुझे अब और भी ज्यादा पसंद आया, उसका नाम है अडेला। तुम लोगों ने इसका ये वाला गाना पक्का सुना ही होगा। ये भी इस ड्रीम अकेडमी में थी, और तो और कार्ली भी इस ड्रीम अकेडमी में थी। इतनी सारी टैलेंटेड लड़कियां थी इस एक ग्रुप में, एंड मुझे इन लोगों के बारे में कभी पता ही नहीं चलता अगर मैंने ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी होती तो कहीं ना कहीं जो चीज हाइप ट्राई करना चाह रहे थे यहाँ पे कि लोग अटैच हो जाएं उससे, इट एक्चुअली रियली वर्क, क्योंकि मैं भी अटैच हो गया था। बाय द वे, शाउट आउट टू अडेला और कार्ली। तुम लोगों को उन दोनों के गाने पक्का सुनने चाहिए। दे आर वेरी टैलेंटेड एंड दे आर मेकिंग लाइक अमेजिंग म्यूजिक। 2024 में कैट्स आई ने ऑफिशियली डेब्यू किया अपने फाइनल लाइनअप के साथ, जिसमें लारा, डैनियला, मेगन, सोफिया और यंचे और मेनो थी। और ये लाइनअप अपने आप में हिस्टोरिक था, क्योंकि लिटरली हर कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन था इस ग्रुप में, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। स्पेशली शाउट आउट टू माई इंडियंस ओवर देयर। लारा, यू आर डूइंग अमेजिंग। ग्रुप का पहला सॉन्ग आया था टच, और ऑनेस्टली टच एक बैंगर था, जिसमें पिंक पैंथर थीम से इंस्पायर्ड एक बीट थी, एक कैची सा हुक था और एक ऐसा विजुअल स्टाइल था
जो ना पूरा के पॉप का था और ना ही पूरा वेस्टर्न पॉप का था. इट वॉज समथिंग इन बिटवीन. कुछ नया सा था. मेरा कहने का है यहाँ पे. फिर यहाँ पे गैब्रिएला आया, विच वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ कैट्साई. मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए कैट्साई का बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करा है, उनकी बहुत सारी चीज़ें देखी है, उनकी लाइव स्ट्रीम भी देखी है. लेकिन इन सारी की सारी चीज़ों में मेरे को सच में इतना इंटरेस्ट नहीं आता अगर मैंने गैब्रिएला नहीं सुना होता. तो मैंने भी पहली बार उनको टच के टाइम पे तो नहीं सुना था मैंने, क्योंकि टच क्या बोलते हैं टिकटॉक में बहुत ज़्यादा फेमस होता है, राइट, एंड वी डोंट हैव टिकटॉक ओवर हियर. तो मैंने जब गैब्रिएला आया था तो इट वॉज लाइक ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम, तो मैंने उनको वहीं से सुना था सबसे पहले बारी में. एंड गैब्रिएला इज देयर हैंड्स डाउन द बेस्ट सॉन्ग ऑफ कैट्साई. अगर तुम लोग मुझसे एग्री करते हो तो कमेंट डाउन मिलो. एंड अगेन मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए कैट्साई का बहुत सारा कंटेंट देखा है. एंड मैंने इस चीज़ को ये देखा है यहाँ पे, मतलब कैट्साई के कंटेंट में तो एटलीस्ट मैंने ये देखा है कि दीज गर्ल्स या तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टर्स है कि वो ना 24 घंटे कैरेक्टर में रहते हैं एंड एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, या फिर इट्स just their company and these anti fans who pin them against each other. शो के टाइम में भी जैसे कि मैंने बोला था कि एक लड़की थी वहाँ पे एज़रिएला बोल के, मे बी आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, बट उसका नाम एज़रिएला ऐसे करके कुछ था, ठीक है. तो वो इंडियन थी और लारा भी इंडियन थी. तो उस टाइम पे जब वोटिंग चल रही थी तब लारा और एज़रिएला को ऐसे पिन करा जा रहा था एक दूसरे के अगेंस्ट, आई डोंट नो व्हाई. और यही सेम चीज़ सोफिया के साथ भी हो रही थी, मतलब बहुत सारे कंटेस्टेंट के साथ हो रही थी. लेकिन मैंने बहुत बार देखा है ये चीज़ कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी इन लड़कियों को आपस में भिड़ा रहे थे, विच आई जेन्युइनली डिड नॉट लाइक. इट वॉज वेरी इकी फॉर मी टू वॉच इट. और एक लड़की ने तो लिटरली इस चीज़ के लिए शो को छोड़ दिया था. मैं अभी उसका नाम भूल रहा हूँ. शी वॉज वेरी छोटी सी बच्ची थी, वो काले बाल थे उसके, मैं भी इसका नाम अगेन भूल रहा हूँ. लेकिन आई कमेंट हर सो मच फॉर दिस थिंग, क्योंकि अगर मैं उतनी छोटे उम्र में होता मुझे तो समझ नहीं आता. मुझे तो बस ये होता कि भाई मुझे इस गर्ल ग्रुप का पार्ट बनना है, मुझे फेमस होना है और मुझे गर्ल ग्रुप का पार्ट बनना है. उस लड़की का नाम लेक्सी है, मुझे याद आ गया अभी, जिसने शो को छोड़ा था. बट एनीवेज अब मैं रैम्बल कर रहा हूँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं. कैट्साई के फर्स्ट प्रॉपर ईपी का नाम था ब्यूटीफुल केओस, और ये ईपी लिटरली छा गई थी. बिलबोर्ड 200 के टॉप 10 में इस ईपी ने सीधा जगह बना ली थी, विच इज अगेन वेरी क्रेजी इफ यू थिंक अबाउट दिस थिंग. इज जस्ट एन ईपी. लोलापालूजा पे एक ऐसा क्राउड रिकॉर्ड तोड़कर जो अर्ली सेट के लिए सबसे ज्यादा बड़ा था, और ब्रांड कोलैबोरेशन का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया था इस ग्रुप के लिए, जिसमें कि पार्टनर्स थे गैप, मॉन्स्टर हाई और फेंडी. गैप के साथ इन्होंने एक ऐसा कैंपेन किया था जो सिडनी स्वीनी के कंट्रोवर्शियल गैप एड के तुरंत बाद आया था, और लोग कह रहे थे कि कैट्साई की गैप कैंपेन सिडनी स्वीनी वाली से कहीं ज़्यादा बेहतर थी. अगेन आई डोंट लाइक दैट थिंग कि लोग लड़कियों को आपस में भिड़ाते रहते हैं बाहर पे, पर डू लेट मी नो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट गैप वाला कैंपेन कैट्साई का. यानी कि एक बहुत छोटे टाइम में ये लड़कियां पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई थी. म्यूजिक चार्ट्स में भी, सोशल मीडिया में भी, और कहीं ना कहीं फैशन वर्ल्ड में भी इन्होंने अपना नाम बना ही लिया था बहुत ज़्यादा छोटे टाइम में. दे जस्ट डेब्यूड. और जो चीज़ सबसे ज़्यादा हिट हुई थी लोगों को, या फिर सबसे ज़्यादा फील हुई थी लोगों को, वो थी इन लड़कियों की ऑन स्टेज केमिस्ट्री. क्योंकि जब ये लड़कियां साथ में परफॉर्म करती थी तो ऐसा सच में उनके थ्रू फील होता था कि ये लड़कियां एक दूसरे को सच में ही प्यार करती हैं. एंड मैं वो वाले प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ जो मनो और लारा ने लोलापालूजा वाले अपने म्यूजिक पे करा था, ठीक है. मैं उस वाले प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ. आई मेंट कि दे एक्चुअली केयर्ड फॉर ईच अदर. ये लोग एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी थे इस पॉइंट पे, क्योंकि ये बचपन से तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 2-3 साल ये लोग साथ में रहते हैं. इन्होंने एक दूसरे के स्ट्रगल देखे थे एंड दे एक्चुअली केयर्ड अबाउट ईच अदर. और यही चीज़ जो फैंस थे उन्हें बहुत ज़्यादा टच कर गई थी, क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी लड़कियों ने ये चीज़ बोली थी कि ये लोग एक दूसरे के फॉरएवर सिस्टर्स हैं. और सोफिया ने तो मल्टीपल बार पब्लिकली कहा था ये चीज़ कि किसी मेंबर को ग्रुप से निकालना उनके ऑप्शंस में है ही नहीं. उसने ये कहा था कि ये लड़कियां हमेशा साथ में रहेंगी चाहे कुछ भी हो जाए. ये वो प्रॉमिस था जो हाइब ने फैंस को बेचा था कि 6 लड़कियां दुनिया के अलग अलग कॉर्नर से आई हैं और अब ये एक फैमिली बन गई हैं. और फैंस ने इतने ज़्यादा गहराई से इस चीज़ पर लैच ऑन करा कि कैट्साई 2025 के अंदर एक ग्लोबल फिनोमेना बन गई थी. और जब ब्यूटीफुल केओस का साइकिल खत्म हो रहा था तो फैंस नेक्स्ट एरा के लिए लिटरली एक्साइटेड थे. सब सोच रहे थे कि अब इनका साउंड और इवॉल्व कैसे होगा, अब प्रॉपर फुल एल्बम कैसी बनेगी, और अब ये लड़कियां अपना क्रिएटिव इनपुट भी दिखाएंगी या नहीं, क्योंकि लारा और मेगन जैसी मेंबर्स ने
पहले ही अपना खुद का म्यूजिक बनाया था और सॉन्ग राइटिंग में इंटरेस्ट भी दिखाया था। स्पेशली अगर तुम लोग लारा को टिकटॉक पे पहले से फॉलो करते हो तो तुम लोगों को ये चीज़ पता होगा कि वो पहले भी, मतलब इस शो में आने से पहले भी, जब वो लिटरली बच्ची थी 16 साल की थी, तब वो हाउस म्यूजिक और कहीं ना कहीं EDM म्यूजिक बनाया करती थी, विच वॉज सो कूल। जब मैंने ये चीज़ देखी आई वॉज सो हैप्पी फॉर हर। आई डोंट नो, द इंडियन इन मी वॉज कि काश मैं टाइम में पीछे जा पाता और मैं लारा के लिए वोट कर पाता, दोनों लड़कियों के लिए, दोनों इंडियंस के लिए, लेकिन मैं 2 वोट्स लारा को ज़्यादा देता। लेकिन फिर सैडली फरवरी 2026 आया और इस ग्रुप के लिए सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। तो इतना तो हम लोगों को क्लियर हो गया, जिसको कैच आई के बारे में नहीं पता है उसको भी, कि कैच आई में 6 मेंबर हैं और उनमें से एक मेंबर की अब हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है मनो। क्योंकि अगर तुम लोग ये समझना चाहते हो कि कैच आई के साथ आखिर इतना ज्यादा बवाल क्यों चल रहा है, फैंस इतने ज्यादा इमोशनल क्यों हो गए हैं एंड व्हाई पीपल आर कर्सिंग एट हाइप, हमें सबसे पहले इस लड़की के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मनो बैनरमैन हाफ स्विस और हाफ गयनीज, जो यूरोप में पैदा हुई थी और वहीं बड़ी हुई थी, एंड वो इंग्लिश, स्विस, जर्मन के साथ फ्रेंच भी बोल सकती है फ्लुएंटली। ये लड़की बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी और जब वो पहली बार ड्रीम एकेडमी के ऑडिशन में आई थी तो एक बात जो लिटरली हर कोई नोटिस कर रहा था वो था उसका चेहरा, क्योंकि उसका फेस उस टाइप का फेस है जैसे कि ह्यूंजन का फेस है, राइट? व्हेन यू सी इट यू लाइक ह्यूंजन मेरे पास आ जा ह्यूंजन। मैं मजाक कर रहा हूँ पर वैसा फेस होता है कि किसी किसी का यार कि भाई क्या सुंदर आदमी है भाई, वैसा वाला। तो मनो का फेस वैसा वाला था एंड इसको बोलने में, मतलब बाहर बोलने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो स्काउट हुई थी लिटरली 1 साल बाद, जब लड़कियों ने प्रैक्टिस कर ली थी उसके 1 साल बाद। तुम लोगों ने भी ये चीज़ कहीं ना कभी तो नोटिस करी होगी इफ़ यू आर अ K-pop फैन, कि कभी कभी ना ऐसा होता है कि कोई इंसान स्क्रीन पे आता है एंड उसे देखने के लिए तुम लोग खुद ही ऐसे आगे झुक जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हो उसे, बहुत ज़्यादा नम्रता से उसे सुनते हो तुम लोग। कुछ ऐसा ऑरा होता है उनका, कुछ ऐसा ऑरा बोला मैंने 6'7", कुछ ऐसी चीज़ होती है उन लोगों में 6'7", कुछ ऐसी चीज़ होती है उन लोगों में कि तुम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हो उसे देखने से। आई मीन बेसिकली वो इंसान तुम्हारी अटेंशन बहुत ज़्यादा पीक कर लेता है एंड मनो वैसी ही थी। और नेटफ्लिक्स वालों ने जिन्होंने ड्रीम एकेडमी बनाई थी, ये बात उन्हें लिटरली सेकंड्स में समझ आ गई थी। इसके बाद पूरा शो धीरे धीरे मनो के अराउंड रिवॉल्व करने लगा था। हर ड्रामे में मनो, हर इमोशनल ब्रेकडाउन में मनो के पीछे एक पूरा का पूरा ड्रामा सर्कल दिखाया गया था। बाय द वे मैं इसके बारे में भी आगे बात करूंगा अभी। हर कंट्रोवर्शियल मोमेंट में मनो थी, हर एक सीन में स्पेशली हर एक कैमरा मनो को ढूंढ रहा था। लेकिन अगेन यहाँ पे क्योंकि हमें इस डॉक्यूमेंट्री में या फिर बाद में भी मनो का फेस बहुत ज़्यादा दिखा था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैमरा के सामने इतना सारा आना चाहती थी या फिर वो बहुत ज़्यादा फुटेज खा रही थी। कैमरा में और इन जो सर्वाइवल शोज होते हैं इनमें भी ना, या फिर जो भी चीज़ें नेटफ्लिक्स पे आती है उनमें भी होता ये है कि एडिटिंग इट प्लेज अ वेरी बिग पार्ट। तुमने अभी उस लड़की का नाम सुना होगा ना जिसे एक कोरियन शो में एक विलन की तरह दिखाया गया था। मैं तुम्हें अभी उसकी फुटेज दिखाऊंगा या फिर उस लड़की की टिकटॉक भी दिखा दूंगा यहाँ पे। Everybody's business. She knows everything about everyone. That's why her hair is so big. It's full of secrets. What's happening? And evil takes a human form in Regina George. Not before, because she may seem like your typical selfish, backstabbing, slut-faced hoe bag, but in reality, she is so much more than that. हाँ, तो जैसा इस लड़की के साथ हुआ था कि एडिटिंग के थ्रू उसे एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था। ये चीज़ सर्वाइवल शोज में या फिर ये चीज़ डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज दे हैव टू परसुएड अ नैरेटिव। मैंने परसुएड यहाँ पे बहुत ज़्यादा जान के बोला है क्योंकि इट इज़ लिटिल लाइक दैट, दे हैव टू कार्व आउट अ नैरेटिव ताकि लोग इसमें हुक रहें। क्योंकि शो के जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें बेसिकली उनका एंड गोल क्या है, मनी, राइट? तो उन लोग को क्या होता है, वो लोग ऐसा डिसाइड करके बैठ जाते हैं कि कंटेस्टेंट्स को क्या बनाना है, हमें किसको हीरो दिखाना है, किसको विलन दिखाना है, किसको अंडरडॉग दिखाना है। वो लोग ये चीज पहले से सोच के रखते हैं। और मनो के साथ जो कैरेक्टर का एडिट हुआ था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि एक तरफ शो ने उसे ग्रुप के फ्यूचर फेस की तरह दिखाया था या फिर विजुअल की तरह दिखाया था, लेकिन दूसरी तरफ उसे लेजी वाला लेबल मिल गया था यहाँ पे। यानी एक ही लड़की को 2 चीजें एक साथ बताई जा रही थी
कि तुम ग्रुप की स्टार बन सकती हो, लेकिन तुम अपनी पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा दूर भाग रही हो और तुम बहुत ज़्यादा लेजी हो। कैमरा सोफिया जैसी लड़कियों को दिखाता था जो बुखार में भी प्रैक्टिस करती थी, एंड विच वॉज अ वेरी कमेंडेबल थिंग। और उसके साथ कंपैरिजन में मनो को दिखाया जाता था जो नॉर्मल डे पे भी प्रैक्टिस पे नहीं जाती थी। और धीरे धीरे ऑडियंस के दिमाग में एक तस्वीर बन गई थी कि मनो थोड़ी सीरियस नहीं है, कि उसको उतनी मेहनत नहीं करनी, कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकती है और वो ग्रुप में इक्वल वेट नहीं दे पा रही है। तो इस चीज़ से फ़र्क क्या पड़ा? आखिर अगर मनो को लेसे दिखाया तो क्या बड़ी बात हो गई, राइट? इस चीज़ का मेन जो अफेक्ट था इस चीज़ का जो मेन अफेक्ट था वो शो पे इतना ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि शो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा बन गया था। लेकिन जिस दिन फाइनल लाइनअप आया था या फिर जिस दिन अडेला गई थी, उस दिन लोगों को बहुत ज़्यादा हिट हुई थी ये चीज़ कि जो लड़की जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी, जो सबकी एक बड़ी बहन की तरह थी, या फिर जो सबको इतना ज़्यादा मोटिवेट करी थी, पुश करी थी, राइट, उस लड़की को शो में नहीं रखा गया। जो डिजर्विंग थी उसको ग्रुप में नहीं लिया गया। इस लड़की को ग्रुप में लिया गया था, मनो को ग्रुप में लिया गया था, क्योंकि जस्ट बिकॉज शी वॉज वेरी प्रिटी एंड शी वॉज पॉपुलर अमंग्स फैंस। और कहीं ना कहीं अगर तुम लोग इस लाइनअप के बारे में देखोगे तो जिस हिसाब से लाइनअप कहा गया था, राइट, उसमें जानबूझकर, आई 100% हार्डली बिलीव दिस थिंग, कि जानबूझकर ही मनो का नाम लास्ट में लिया गया था ताकि लोगों के बीच में सस्पेंस बना रहे। And I don't know what else. Like they're like pinning girls against each other, which was very evident. But yeah. And इस पॉइंट के बाद से ही मनो की कहानी सच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि शो खत्म हो गया था, ग्रुप बन गया था, ये लड़कियां प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन जो फैंस थे वो दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गए थे और मनो को लेकर एक लंबी डिबेट आज तक चल रही है। पहला जो कैंप है, जो पहली साइड है इन दो फैंस के बीच में, उसमें जो पहला साइड है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि भाई प्रोड्यूसर्स ने गंदा एडिट करा, मनो को गंदा दिखाया, शी टुक हर अकाउंटेबिलिटी, लेकिन उसको ऐसे अंडरमाइन करा गया था एंड शी वॉज शोन वेरी लेजी, विच वॉज नॉट ट्रू। मनो को बेसिकली इन लोगों ने विलन बना के बेचा था, क्योंकि हर शो में एक विलन होना जरूरी होता है। और उनका आर्ग्यूमेंट यह था कि अगर बाकी लड़कियों को भी वैसे ही नेगेटिव एंगल से शूट किया जाता जैसे मनो को किया गया था, तो वो भी वैसे ही दिखते हैं ऑडियंस को। एंड जो ये पहला वाला ग्रुप है, ये कहीं ना लड़कियों की स्टेटमेंट से, जो कि ग्रुप में है अभी बाकी की 5 लड़कियां हैं, उनकी स्टेटमेंट से भी होके गुजरता है, क्योंकि बाकी लड़कियों ने भी बहुत बारी बोला है इस चीज़ के बारे में, मनो के बारे में स्पेशली बोला उन्होंने। ऑडियंस को नहीं पता होता है कि अंदर एक्चुअली में क्या चल रहा है। और जो ये वाले साइड के लोग हैं वो ये भी पॉइंट उठाते हैं कि देखो ये चीज़ नई है, क्योंकि वेस्टर्न पॉप इंडस्ट्री में भी जब कोई गर्ल ग्रुप बनती है, ये पैटर्न उन्होंने पहले भी देखा है। स्पेशली अगर एक ऐसी गर्ल ग्रुप बनती है जिसमें ब्लैक लड़की हो, ठीक है, उसके साथ लिटरली यही होता है हर बार। अगर तुम लोग याद करोगे तो फिफ्थ हार्मनी में भी, नाउ आई माइट से हर नेम रॉन्ग ओवर हेयर, बट हर नेम वाज नॉर्मानी, ठीक है, उसके साथ भी कहीं ना कहीं यही हुआ था। लिटिल मिक्स में जो एनी थी उसके साथ भी यही सेम चीज हुई थी, और अब कैट्स आई में मनो के साथ भी यही सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, आई मीन दैट डज नॉट मेक इट राइट, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स राइट या फिर इट्स, मतलब हम लोग को इससे यूज्ड टू हो जाना चाहिए था, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी न्यू थिंग, ठीक है। लेकिन दूसरे कैंप का स्टैंड थोड़ा अलग है एंड ये लोग कहीं ना कहीं थोड़े रेसिस्ट भी हैं, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। लेकिन फिर भी इन लोग को रेसिस्ट करके डिसमिस करना इट वोंट बी गुड, क्योंकि उनका पॉइंट थोड़ा न्यूआंस्ड है। ये लोग कह रहे हैं कि देखो यार, अगर एडिट भी हुआ था इसमें या फिर एडिट भी एक फैक्टर था इसमें, फिर भी इतना ज़्यादा हार्ड पुटिंग या फिर इतना ज़्यादा जो लड़कियां मेहनत करी थी उनके कंपैरिजन में मनो सच में मेहनत नहीं करती थी, क्योंकि शो के अंदर कुछ चीज़ें एक्चुअली में होती है जिन पे बात करना ज़रूरी होता है। इस ग्रुप का कहना था कि ट्रेनिंग पीरियड में मनो के साथ कुछ अटेंडेंस के इश्यूज भी थे, विच इज़ ट्रू, यानी कि वो लिटरली ट्रेनिंग पीरियड में सेशंस मिस करा करती थी, जबकि बाकी लड़कियां प्रेजेंट होती थी वहाँ पे, अगेन जब उनकी तबीयत खराब होती थी तब भी। और आइडल ट्रेनिंग में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जिसके अगेंस्ट कुछ इंसिडेंट्स शो में डॉक्यूमेंटेड थे। सो इस साइड का बेसिक आर्ग्यूमेंट समझने लायक था कि अगर हम हर वैलिड क्रिटिसिज्म को रेसिज्म कह दें और उसे डिसमिस कर दें तो हम खुद भी तो मनो के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर हम उसे एक कंप्लीट इंसान की तरह नहीं देख रहे हैं, हम उसे सिर्फ एक सिंबल की तरह देख रहे हैं। और इस पूरी कंफ्यूजन के बीच में जब कैट्स आई फाइनली ऑफिशियल डेब्यू हुई थी तो हाइब ने एक डिसीजन लिया जो एक्चुअली पॉप इंडस्ट्री की हिस्ट्री में बहुत बड़ा मोमेंट था। उन्होंने मनो को ऑफिशियली ग्रुप की विजुअल बनाया था, विजुअल। और एक विजुअल का रोल होता क्या है ये तो तुम समझ ही लो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। विजुअल मतलब वो मेंबर जिसका चेहरा ग्रुप में सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है।
ग्रुप के हर एक पोस्टर में, हर एक टाइम पे या फिर हुक वाले पार्ट में भी वो लड़की या फिर वो मेंबर सबसे ज़्यादा आगे होता है, विच वॉज वेरी एविडेंट विद मनो। ब्रांड कोलैबोरेशन में प्राइमरीली ये लड़की का ही फेस फीचर होना चाहिए, यानी ग्रुप की पहचान लिटरली इस मेंबर के थ्रू होती थी। और ये जो डिसीजन था विच वॉज डन बाय हाइप, वो इस वजह से भी हिस्टोरिक था क्योंकि हिस्टोरिकली वेस्टर्न गर्ल ग्रुप्स में जब भी एक सोली ब्लैक मेंबर हुआ करती थी, तो जो ये विजुअल वाली चीज़ें पॉप वाले, मतलब वेस्टर्न पॉप में तो कहाँ ही होता था ये चीज़ इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो विजुअल का टैग उन लड़कियों को नहीं मिलता था। नॉर्मानी को ये चीज़ फिफ्थ हार्मनी में नहीं मिली थी, एनी को ये चीज़ लिटिल मिक्स में नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ ऑपोजिट हुआ। हाइप ने स्पेसिफिकली मनो को इसीलिए चुना था क्योंकि उन्हें मनो को अपना विजुअल बनाना था। लेकिन यहाँ एक और कॉन्ट्रडिक्शन था जो बहुत बड़ा था और जो आज समझ में आ रहा है हमें। एक्चुअली में विजुअल का रोल मिलने के बावजूद पैरेलल में एक और चीज़ हो रही थी जो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। मार्केटिंग मटेरियल्स में मनो ग्रुप की फेस थी, ये सच था, लेकिन कोरियोग्राफी के लेवल पे उसे अक्सर पीछे वाली पोजीशन दी जाती थी और परफॉर्मेंस वीडियोस में दूसरी लड़कियों को ज़्यादा फ्रंट पे रखा जाता था और बाद में म्यूजिक वीडियोस में लिटरली उससे एडिट करके निकाल दिया गया, इवन दो वो शूट्स पे फिजिकली प्रेजेंट थी। यानी कंपनी एक तरफ बोल रही थी कि हमारी फेस तो मनो है और दूसरी तरफ एक्चुअल में उसे कंटेंट से, बैकग्राउंड से कट किया जाता था। नाउ यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मैंने नोटिस करी थी मनो के बारे में, एंड उसका ये ग्रुप से थोड़ा अलग होना। ठीक है, लेट मी सिट कंफर्टेबली ओवर हियर। सो मैंने मनो को बहुत बारी जब लाइव स्ट्रीम से देखा था, जब ये लड़कियाँ आपस में लाइव स्ट्रीम करती थी, तो आई हैव सीन हर वेरी चिल, वेरी फनी, लाइक बीइंग फनी अराउंड द गर्ल्स एंड बीइंग लाइक अ सिस्टर टू देम, दैट इज़ ट्रू। लेकिन अब ये मैं बात कर रहा हूँ कि इन लोगों की लाइव स्ट्रीम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ जो कंटेंट हाई पे पोस्ट करता था। ठीक है, तो जो भी ये कैसे गिरा मेरे से, ओह तो फक। ओके, सो मैं कह रहा था कि जो भी कंटेंट हाई पे पोस्ट करता था इन लोगों के लिए, उल्टा क्यों हो गया है? ओके, दैट्स बेटर आई थिंक। तो यहाँ पे नारली नूनी चलाता रही हो, ठीक है, जैसे वगैरह। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो भी कंटेंट हाइप पोस्ट करता था इन लोगों के लिए, उसमें मैंने बहुत बारी ये चीज़ देखी थी कि के पॉप में क्या होता है ना कि दूसरे ग्रुप्स के साथ ये लोग डांस करते हैं अपने गाने प्रमोट करने के लिए और दूसरों के गाने भी प्रमोट करने के लिए, जैसे कि लेसरा फेम ने कैट्स आई के साथ करा था, और आईलिट ही है ना उनका नाम, उनके साथ भी कैट्स आई और लेसरा फेम ने करा था। तो ऐसा बहुत बारी होता था, लेकिन बहुत टाइम ऐसा हुआ है जब मनो को इन टिकटॉक्स में, इन वीडियोस में, इन इंटरव्यूज़ में इतना ज़्यादा बोलने के लिए नहीं मिला जाता था। और जहाँ तक बात रही कि मनो को कोरियोग्राफी में पीछे रखा जाता था, ये बात भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ग्रुप को उन्हें अच्छा दिखाना होता है कोरियोग्राफी में भी या फिर किसी स्टेज परफॉर्मेंस में भी। एंड मनो इतनी ज़्यादा अच्छी डांसर नहीं है, विच इज़ जस्ट फैक्ट्स। मनो जब शो में भी थी या फिर मनो जब बाद में भी प्रैक्टिस करती थी, यस शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड, अभी भी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, मतलब शो से बाहर निकलने के बाद। आई थिंक सो ये चीज़ लारन ने भी बोली थी कि मनो उन समय से ज़्यादा मेहनत करी थी बिकॉज शी हैड टू ओवरकम सो मच। लेकिन अब तुम लोग एक कंपनी के बेसिस से सोचो ना, तुम लोग ऑफ कोर्स ही बात है अपना सबसे अच्छा प्यादा सबसे ज़्यादा आगे रखोगे, या फिर सबसे ज़्यादा सुंदर प्यादा जो उन्हें अच्छी तरीके से दिखा सके, जो अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, उसको आगे रखोगे, राइट। तो कोरियोग्राफी वाला तो चीज़ से मैं डिसएग्री ही करूँगा। आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग कि हाई उसे जानबूझ के पीछे छुपा रहा था। आई थिंक दे वर जस्ट ट्राइंग टू शो हर स्ट्रेंथ विच वॉज हर वॉइस एंड हर फेस, जो कि वो बहुत ज़्यादा ईजिली दिखाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसकी डांसिंग को छुपाते थे, विच इज़ फाइन फॉर मी। लेकिन हाँ, टिकटॉक्स में, इंटरव्यूज़ में और जब ये लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते थे, तब मनो को काफ़ी ज़्यादा या तो पीछे रखा जाता था या फिर लिटरली उसे हटा दिया जाता था वहाँ से। और इन छोटी छोटी चीज़ों को ना फैंस ने भी नोटिस किया था, लेकिन तब इतना ज़्यादा कुछ भी सीरियसली नहीं ले रहे थे फैंस। लोग बस ये कहते थे कि हाँ ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन ये एक मेन इशू नहीं है, हम इसे इग्नोर कर सकते हैं बेसिकली। तो कुछ फैंस ये भी कहते थे कि ये बस एक कोइंसिडेंस है एंड दे वर नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू डू दैट थिंग।
और सारी ये छोटी छोटी चीजें जो धीरे धीरे एक जगह कलेक्ट हो रही थी, किसी ने इन सब चीजों की एक बड़ी पिक्चर असेंबल की और फिर 2026 आया और हर वो छोटी चीज जो लोग अभी तक इग्नोर कर रहे थे, अचानक वो सब एक बड़े पजल पीस का हिस्सा बन गई थी। 20th Feb 2026 एक नॉर्मल फ्राइडे था जब कैट्स आई के फैंस, जो अपने आप को आइकॉन्स कहते हैं, अपने नॉर्मल रूटीन में थे। ग्रुप के कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज चल रहे थे और अगले एरा के हिंट दिए जा रहे थे उन्हें, और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कुछ दिन पहले ही मनो को ग्रुप के साथ पब्लिकली देखा गया था, वो एक्टिव थी और सब ठीक लग रहा था। और फिर अचानक हाइब ने वीवर्स पे एक स्टेटमेंट पोस्ट किया। स्टेटमेंट छोटा था लेकिन हर एक लाइन केयरफुली चुनी गई थी। हाइब ने लिखा था, आफ्टर ओपन एंड थॉटफुल कन्वर्सेशन टुगेदर वी आर शेयरिंग दैट मनो विल बी टेकिंग अ टेम्पररी हाइएटस फ्रॉम ग्रुप एक्टिविटीज टू फोकस ऑन हर हेल्थ एंड वेल-बीइंग. We fully support this decision and Cat's Eye remains committed to showing up for one another, for the fans who means everything to us. The group will continue schedule activities during this time and we look forward to being together again when the time is right. इतनी सी स्टेटमेंट थी ये, इतना छोटा सा स्टेटमेंट था ये, लेकिन इस स्टेटमेंट ने फैंस के बीच में लिटरली बहुत चाल मचा दिया था। और इसका कहीं ना कहीं हमें रीजन भी समझना पड़ेगा। सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो था टेम्पररी हाइएटस वाला, क्योंकि हाइएटस मतलब एक ब्रेक या पॉज होता है, लेकिन वेस्टर्न पॉप इंडस्ट्री में ये वर्ड बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है। ये स्पेशली के पॉप इंडस्ट्री का वर्ड है अगर हम लोग सच्ची में माने तो। और के पॉप इंडस्ट्री में जब भी कोई हाइएटस पे भेजा जाता है तो हिस्टोरिकली वो लोग, इसका मतलब यही होता है कि ग्रुप से बाहर हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई फैंस वर आल्सो स्केयर्ड अबाउट हर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आइडल्स वापस ग्रुप में नहीं आते, बल्कि और भी ज्यादा उनकी हेल्थ का हाइएटस का अनाउंसमेंट आता है और फैंस वेट करते रह जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, कभी कभी तो साल भी गुजर जाते हैं, और फिर क्वाइटली उस आइडल को उस ग्रुप से एग्जिट करा दिया जाता है। रिसेंटली इजना नाम के एक ग्रुप की मेंबर जियोन के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था, जिसका स्टार्ट हेल्थ हाइएटस से हुआ था और जिसका एंड ग्रुप एग्जिट से हुआ। तो जब हाइब ने ये वर्ड यूज किया तो के पॉप के जो रेगुलर फैंस थे उनकी चेस्ट इमीडिएटली हैवी हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये वर्ड एक्चुअली में क्या मीन करता है या फिर क्या सिग्नल करता है। दूसरा जो इशू था यहाँ पे वो था ये वाला पार्ट की फोकस ऑन हर हेल्थ एंड वेलबींग, क्योंकि ये फ्रेजिंग फैंस को इतनी ज्यादा वेग और इनकम्प्लीट लगी थी कि हर कोई अपने हिसाब से इसे इंटरप्रिटेट कर रहा था। क्या फिजिकल हेल्थ का इशू था उसे, क्या मेंटल हेल्थ का इशू था उसे, क्या उसके बैक पे पेन हो रहा था, हाथ में दर्द हो रहा था, क्या हो रहा था उसे, क्या ग्रुप के साथ कुछ हुआ उसका, या फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इश्यू था, उन्होंने पर्टिकुलरली नहीं बताया और फैंस दे वर जस्ट रनिंग वाइल्ड विद दिस थिंग। और जब ऑफिशियल स्टेटमेंट ही इतना ज़्यादा वेग होता है तो कल्पना इंसान की बहुत ही ज़्यादा अनटचेबल है, तो लोगों की कल्पना बहुत जल्दी चांद पे पहुंच गई थी। हाइब का स्टेटमेंट आए हुए सिर्फ कुछ घंटे ही हुए थे कि मनो ने खुद अपना अलग सा स्टेटमेंट वीवर्स पे पोस्ट करा और स्टेटमेंट ने लिटरली आग में घी डाल दी थी। मनो ने लिखा, हाय फ्रेंड्स, आई वांट यू टू हियर दिस फ्रॉम मी. I am healthy, I am okay, I am taking care of myself. Thank you for checking in. Sometimes things unfold in ways we don't fully control, but I'm trusting the bigger picture. Thank you for standing by me. I love you endlessly and cannot wait to see you again. ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद एक सेकंड रुक के सोचो। हाइब ने अपने स्टेटमेंट में लिखा था कि मनो अपने हेल्थ पे और वेलबींग पे फोकस कर रही थी, और यहाँ पे मनो खुद बोल रही थी कि आई एम हेल्दी, आई एम ओके। यानी अगर वो खुद कह रही है कि वो हेल्दी है, वो ठीक है, तो फिर हाइएटस किस चीज का था आखिर में? ये कॉन्ट्रडिक्शन इतना ज्यादा ऑब्वियस था कि फैंस ने लिटरली सेकेंड्स में नोटिस कर लिया था। और ये सिर्फ कैजुअल वर्ड प्ले नहीं था यहाँ पे, ये एक डेलिबरेट सिग्नल था। मैनॉन लिटरली ये बता रही थी कि हाइब का नैरेटिव और उसका अपना नैरेटिव सेम नहीं है। नाउ बिफोर वी गो एनी फर्दर, लाइक कहीं भी हम लोग जाएं इन थ्योरीज में, क्योंकि मैं अभी आगे थ्योरीज की बात करने वाला हूँ, मैं अभी भी ये कहना चाहता हूँ कि मनो अभी भी कैट्स आई से बाहर नहीं हुई है। यहाँ तक कि उसे सारे के सारे ऑफिशियल जो अकाउंट्स है, ऑफिशियल जो चैनल्स है, ऑफिशियल जो चीज़ें हैं, वहाँ हर एक जगह फॉलो करा जाता है। हर एक मेंबर मनो को फॉलो करता है, हर एक पुराना ड्रीम एकेडमी मेंबर मनो को अभी भी फॉलो करता है। I am not saying this thing कि मनो बाहर हो गई है, okay? I am new to the fandom, I don't know much about it. मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। Don't come at me, love you all, peace.
लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम उस लाइन की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी मनोज की स्टेटमेंट में, और वो लाइन थी कि समटाइम्स थिंग्स अनफोल्ड इन वेज वी डोंट फुली कंट्रोल। ये लाइन लिटरली कोई हेल्दी ब्रेक लेती हुई लड़की की तो नहीं लगती। ये लाइन उस लड़की की लगती है जिसके हाथ से चीज़ें निकल गई हो, या फिर जो अपनी ही डेस्टिनी को कंट्रोल ना कर पा रही हो, जिसके पास सिचुएशन पे कोई कंट्रोल ना हो, जो कुछ कहना चाहती हो लेकिन डायरेक्टली कह नहीं सकती, इसीलिए वो लड़की सिग्नल फेंक रही है। इट रियली रीड्स लाइक दैट। फैंस ने इस लाइन को लिटरली माइक्रोस्कोप के मैं बोल रहा था कि फैंस ने इस लाइन को लिटरली माइक्रोस्कोप के नीचे डायरेक्टली रख के देखा था, और हर एक वर्ड, हर एक प्रिंटिंग के व्यूवर्स पे इतना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। पीपल वर सेइंग कि थिंग्स अनफोल्ड मतलब कि कोई चीज खुलती है और एक्सपैंड होती है। वेज वी डोंट फुली कंट्रोल में फुल्ली वर्ड इंपॉर्टेंट था यहाँ पे फैंस के लिए, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा कंट्रोल था उसके पास, लेकिन पूरा का पूरा नहीं था। सो अगेन ऑल ऑफ दिस जेन्युइनली मेंट फॉर फैंस कि ये स्टेटमेंट किसी एक ऐसे इंसान की नहीं हो सकती है जो अपने मन से यहाँ पे हाइटेस पे जा रहा हो। और सबसे आखिरी लाइन, आई एम ट्रस्टिंग द बिगर पिक्चर, मतलब अभी जो हो रहा है वो आइडियल नहीं था मनोज के लिए, या फिर शायद उसको इसमें अपना फ्यूचर नहीं दिखता था। ये लिटरली कोई नॉर्मल वेकेशन अनाउंसमेंट नहीं था, या फिर कोई नॉर्मल हाइटेस अनाउंसमेंट नहीं था। ये एक इमोशनल मैसेज था जिसकी हर एक लाइन एक हिडन मीनिंग कैरी करती थी। फैंस ने इन दोनों स्टेटमेंट्स को साइड बाय साइड रखा और हाइब की क्लिनिकल और कंट्रोल लैंग्वेज को मनोज के इमोशनल और सिग्नल हैवी लैंग्वेज के साथ कंपेयर करा। और एक बात लिटरली क्रिस्टल क्लियर हो गई थी कि ऑफिशियल स्टोरी और असल स्टोरी यहाँ पे अलग थी। क्या अलग था ये तो एग्जैक्टली नहीं पता था, लेकिन अलग ज़रूर था यहाँ पे कुछ ना कुछ। और जब ऑफिशियल और असल स्टोरी अलग अलग होती हैं तो इंटरनेट का काम शुरू हो जाता है एक डिटेक्टिव बनने का। थ्योरीज बनने लगते हैं यहाँ पर, ब्रेड क्रम्स लोग ढूंढते हैं, और अगले कुछ हफ्तों में एग्जैक्टली यही हुआ। हाइटेस अनाउंसमेंट हुई, और हाइटेस अनाउंसमेंट का बड़ा पहला क्वेश्चन था कि कैट्स आई अब क्या करेगी। ग्रुप यहाँ पे कंटिन्यू करेगा अपनी एक्टिविटीज, रोक दिया जाएगा इस चीज को, या फिर मनोज के आने तक का वेट करा जाएगा। और हाइब ने इस चीज का जवाब अपने ही स्टेटमेंट में दे दिया था दैट ग्रुप विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन, यानी ग्रुप रुकेगा नहीं, हम लोग 5 लड़कियों के साथ आगे बढ़ेंगे। अब तो उन लोगों ने एक वर्ल्ड टूर भी अनाउंस कर दिया है, विच इज सच इकी। सो डूड, मैं पहली बात तो ये है कि मैं वर्ल्ड टूर के डेट्स देख रहा था, एंड क्योंकि आई वांट टू गो, ठीक है, जनरली वांट टू गो। पर एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है हाइप की और कैट्स आई के बारे में, आई डोंट नो इफ आई शुड टॉक अबाउट इट ओवर हियर और नॉट, इज़ कि जैसे ही योंचे शी टर्न्ड 18 they're wearing less clothes, don't come at me, it's just true, ठीक है। योंचे के 18 होते ही इन लोगों के कपड़ों का साइज छोटा हो गया। That was so weird। तुम लोगों ने देखी है ना इन लोग के अनाउंसमेंट पोस्टर कितने, मैं लड़कियों को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग जो कपड़े तुम्हें पहनने हैं पहनो, लेकिन वो एक बच्ची है, उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हाइप को। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक इट ऑलमोस्ट सीम लाइक कि हाइप बस वेट कर रहा था कि कब ये 18 की हो गई, ठीक है। Why am I saying it as a joke? Literally it felt like that भाई। आई बस वेट करे कि कब ये लीगल एज की हो और हम इसे बस पहना दे कपड़े, पहना दे या फिर कम करा दे इसके कपड़े। इट लिटरली फेल्ट लाइक दैट। लेकिन हाँ, पहली चीज़ तो ये थी कि उसके 18 होते ही इन लोगों ने एक वर्ल्ड टूर अनाउंस कर दिया, छोटे कपड़े बना दिए उसे। लेकिन सेकंड चीज़ ये थी कि वर्ल्ड टूर के नाम पे सारी की सारी डेट्स बाहर की हैं, अमेरिका की हैं। वर्ल्ड कहाँ है इसमें? वर्ल्ड इज़ अ वेरी बिग प्लेस, कम ऑन, कम टू इंडिया मैन, ठीक है। और जो अगले कुछ हफ्ते थे उसमें इस सेंटेंस का असली मतलब धीरे धीरे क्लियर होने लगा था लोगों को। सबसे पहला इवेंट था पिंकी अप का रिलीज, जो कैट्स आई का नया सिंगल था और जिसका टीजर हाइटेस अनाउंसमेंट से पहले ही चल रहा था। और जब सॉन्ग ऑफिशियली रिलीज हुआ तो फैंस ने जो देखा वो लिटरली शॉकिंग था उनके लिए, क्योंकि मनो सॉन्ग में ही नहीं थी, म्यूजिक वीडियो में भी नहीं थी वो, और उसके वोकल्स तक ट्रैक पे नहीं थे, जैसे वो कभी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी ही नहीं। नाउ के-पॉप इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि maybe you guys don't know this, or maybe you guys know, you're a very big K-pop fan, ठीक है। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि अगर कोई गाना आज आया है तो वो गाना 1-2 महीने पहले नहीं बना है, वो गाना लिटरली 1 साल पहले भी बना हुआ होता है, बहुत टाइम पहले भी। जब BTS वापस आए थे, राइट, तो उनके पास एक पूरा का पूरा बैंक था गानों का, जिसमें से गाने चूज़ करे गए थे, तो ये गाने बहुत पहले बना दिए गए थे। एंड ऐसा ही कहीं ना कहीं कैट्स आई के साथ भी हुआ था। जब पिंकी अप आया था उसका मतलब ये नहीं था कि 1-2 महीने पहले उनकी रिकॉर्डिंग हुई होगी, उनकी रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टाइम पहले हुई थी, और बहुत ज़्यादा टाइम पहले मनो नॉर्मल थी तो उसने भी ये लाइन रिकॉर्ड करी होगी, उसने भी डांस की प्रैक्टिस करी होगी, लेकिन शी वॉज नॉट प्रेजेंट इन पिंकी अप।
अब देखो, अगर किसी मेंबर के हाइएटस अचानक होती है और सॉन्ग ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका होता है तो टिपिकली या तो वो मेंबर सॉन्ग में रहती है और वीडियो में उसका शूट किया हुआ रहता है इंक्लूडेड पार्ट, या फिर उसका वोकल सेक्शन रिटेन रहता है और वीडियो में किसी और को लिया जाता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग था। मनोह को लिटरली इरेज कर दिया गया था और फैंस ने डिग करना शुरू किया और जो उन्होंने निकाला वो डिस्टर्बिंग था। फैंस ने पता किया कि मनोह एक्चुअली पिंकी अप के सेट पे प्रेजेंट थी, यानी शूट के टाइम पे वो वहाँ थी, लेकिन फाइनल वीडियो से उसे निकाल दिया गया था। और ये पहली बार नहीं हुआ था, क्योंकि गैब्रिएला का जो परफॉर्मेंस वीडियो था उसमें भी यही हुआ था कि मनोह सेट पे थी लेकिन फाइनल वीडियो में वो नहीं थी। और सबसे वियर्ड बात ये थी कि जब दूसरी मेंबर्स इंजर्ड हुई थी तो ये लॉजिक अप्लाई नहीं किया गया था यहाँ पर। मेगन को SIS यानी सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग का प्रमोशंस के टाइम पे इंजरी हुई थी, लेकिन माय वे का म्यूजिक वीडियो में जिसमें मेगन इंजरी के बावजूद फीचर थी वो तब भी आया था बाहर। लारा को गेम बॉय रिकॉर्डिंग के टाइम पे इंजरी हुई थी, फिर भी उन्होंने लारा को वीडियो में ऐड किया था इवन दो वो डांस नहीं कर रही थी। यानी जब कोरियन या एशियन मेंबर्स इंजर्ड थे तो क्रिएटिव टीम ने लिटरली रास्ते निकाले थे उन्हें इस वीडियो में लाने के लिए। कोई नॉन डांसिंग रोल बनाया था उनके लिए ताकि लड़कियां वीडियो में दिख सके, क्योंकि वीडियो से निकलना लिटरली लास्ट रिजॉर्ट होता है, दिस इज फॉर लाइफ टाइम। लेकिन मनोह के साथ 2 बार लगातार ये डिसीजन लिया गया था कि उसका शूट लेना था, लेकिन उसका शूट नहीं लिया गया इवन दो शी वाज प्रेजेंट देयर। और ये पैटर्न मॉन्स्टर हाई कोलैब तक गया था, जिसमें हर मेंबर का अपना मॉन्स्टर कैरेक्टर था, अपनी स्टाइलिंग थी, हर एक की अपनी डॉल रिलीज हुई थी। लेकिन फैंस ने नोटिस किया कि मॉन्स्टर हाई कोलैब के प्रमोशन मटेरियल में मनोह बेयरली विजिबल थी। दूसरी लड़कियां अपने डॉल्स के बारे में फुल कुछ ना कुछ कह रही थी, बट मनोह के स्क्रीन टाइम लिटरली नेग्लिजिबल था। नाउ अप्रैल आया और कोचेला के टाइम पे जो कैटसाई का करियर था वो एक डिफाइनिंग मोमेंट पे था। और जैसा तुम लोग पहले से जानते हो कि मनोह स्टेज पे नहीं थी बल्कि कोचेला में एक विजिटर की तरह थी वो, एंड शी वांटेड टू बी ऑन स्टेज। और उसके कुछ दिन बाद इन एंड आउट वाली वीडियो के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया था पहले ही। अब इन एंड आउट वाली जो 2 ये शब्द थे इनको फैंस ने लिटरली डाइसेक्ट कर दिया था, क्योंकि सोचने वाली बात है कि अगर मनोह अपने मन से हाइएटस पे है, अगर उसका खुद का डिसीजन है इस ब्रेक पे लेने का, अपने हेल्थ पे फोकस करने का, तो आखिर वो आई विश क्यों बोलेगी? विश करने का मतलब होता है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ वो चीज हो जाए। यानी मनोह कोचेला में परफॉर्म करना चाहती थी लेकिन वो नहीं कर पाई, यानी ये डिसीजन उसका नहीं था, या कम से कम उसके ऊपर ये फुल्ली डिपेंडेंट तो नहीं था। इस एक इंटरेक्शन ने लिटरली हाइएटस नैरेटिव को क्रैक कर दिया था, क्योंकि हाइप का जो स्टेटमेंट था वो ये चीज बता रहा था लोगों को कि ये म्यूचुअल था, लेकिन मनोह के स्टेटमेंट कुछ और ही थे। फिर आया सोशल मीडिया ट्रायल, जिसमें फैंस ने नोटिस करा कि मनोह के इंस्टाग्राम बायो में कैटसाई का मेंशन हटा दिया गया था, जो कि पहले क्लियरली लिखा रहता है। एंड तुम लोग ये चीज देख सकते हो, हर एक मेंबर फ्रॉम कैटसाई, सोफिया फ्रॉम कैटसाई, लारा फ्रॉम कैटसाई, ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मनोह के उसमें ये चीज़ नहीं है। एक्टिव मेंबर्स के बायो में अक्सर ग्रुप का मेंशन रखा है, लेकिन मनोह ने ये रिमूव कर दिया है। ये छोटी चीज़ लगती है, लेकिन आइडल वर्ड में ये लिटरली सिग्नल्स होते हैं और फैंस ने ये सिग्नल पकड़ लिया था। फिर हैरी डैनियल्स, जो एक वायरल कंटेंट क्रिएटर है, वो ट्रिशा पेटस के पॉडकास्ट पे गया था और कन्वर्सेशन में उसने मनोह का टॉपिक निकाला, और हैरी ने जो सब्टल हिंट्स दिए थे वो लिटरली फैंस के लिए कंफर्मेशन जैसे थे कि मनोह वापस नहीं आ रही थी। और हैरी डैनियल्स के-पॉप इंडस्ट्री में स्पेशली हाइप आर्टिस्ट के साथ काफ़ी कनेक्टेड है, इसलिए उसका कैजुअल मेंशन भी फैंस के लिए इंफॉर्मेशन के लेवल पे काउंट होता है। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट दिस गाय अ लिटिल बिट, ठीक है? आई डोंट नो हाउ ही इज एज अ पर्सन, मुझे नहीं पता कि वो आदमी कैसा है, मैं उससे कभी नहीं मिला। आई डोंट नो हिम, ही डज नॉट नो मी, मे बी ही नोस मी, यू नो, व्हाटएवर। पर हैरी डैनियल्स मेरे ओपिनियन में मुझे एक बहुत बड़ा लीच लगता है। व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, you are like friends with one of the biggest girl group. तुम लोग आपस में बातें करते हो, इस चीज़ का मौका कितने सारे लोग ये मौका ढूंढते हैं, लेकिन तुझे ये मौका मिला था। Why would you talk about the private things that you talked with Katsai just to launch your own podcast? क्योंकि इसके बाद वो अपना पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहता, which I've heard it's not very good.
इट्स वेरी बोरिंग। लेकिन सच में मेरे को ना ये आदमी बहुत ही ज़्यादा लीच टाइप का लगा था, क्योंकि उसको पता था कि ये चीज़ क्लिप होगी, उसका नाम आएगा बाहर पे, लोग उसे उनका कैट्स आई का बेस्ट फ्रेंड की तरह देखेंगे, एंड इट वाज सच अ शेमफुल थिंग। अगर हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें जो लोग कैट्स आई से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं लैरी की। लैरी भी एक ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ही इज़ ऑल्सो फ्रेंड्स विद क्विन, एंड क्विन भी ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करती है। लेकिन जब लैरी बात करता है कैट्स आई से, तो यू कैन सी जनरली कि वो कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है उस कन्वर्जेशन को, एंड उसका कोई भी सेकंड अल्टेरियर मोटिव नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब हैरी डैनियल्स कभी भी कैट्स आई के बारे में बात करता है, इट जेन्युइनली सीम्स लाइक कि उसे बस अपने टिकटॉक फॉलोअर्स बनाना है, अपने यूट्यूब फॉलोअर्स बनाना है, दैट्स इट। दैट वाज माय 2 cents अबाउट हैरी डैनियल्स। आई डोंट नो इफ यू गाइस नो अबाउट हिम और नॉट, बट आई जनरली डू नॉट लाइक दैट गाय। और फिर आया सबसे फाइनल में और सबसे बड़ा लाउड ब्रेड क्रम्ब। कैट्स आई का नेक्स्ट EP वाइल्ड अनाउंस हुआ, जो अगस्त 2026 में रिलीज होने वाला है, और प्री ऑर्डर डिटेल्स आए इसमें। K-pop इंडस्ट्री में हर मेंबर का अपना सोलो कवर वर्जन आता है और अपना फोटो कार्ड भी होता है उनका। लेकिन जब फैंस ने प्री ऑर्डर पेज को खोला तो वो शॉक में थे, क्योंकि सिर्फ 5 वर्जन ही थे इसके, और सिर्फ 5 फोटो कार्ड ही थे यहाँ पर। मनो का कोई भी सोलो वर्जन था ही नहीं इस EP के लिए, कोई फोटो कार्ड नहीं था उसका। यानी जो लड़की अभी तक ऑफिशियल ग्रुप की मेंबर है, उसका नेक्स्ट एरा का प्रमोशनल मटेरियल में लिटरली कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। सेम उसी तरीके से जैसे कि उसका पिंकी अप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और ये डिसीजन अगस्त रिलीज के लिए लिया गया है, जो कि भी बहुत ज़्यादा दूर है। यानी कंपनी ऑलरेडी फ्यूचर प्लान बना रही है कि मनो इस EP का पार्ट नहीं है। और ये सिर्फ अब टेम्पररी ब्रेक की तरह नहीं लग रहा है, ये एक बहुत ज़्यादा केयरफुली टेकन डिसीजन है। इन सारे ब्रेड क्रम्स को जब हम एक साथ रख के देखें या फिर एक कंप्लीट तस्वीर बनाएं, और इस पॉइंट और इस चीज़ को एक इस तरीके से ना देखें कि मेंबर को हटाया जा रहा है, यहाँ पे हम म्यूजिक के बारे में बात करें, तो इट इज़ रियली genuinely disheartening and it impacts their music a lot. Now, मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहता हूँ. Again, I'm gonna relax a little bit, guys. मैं बात करना चाहता हूँ पिंकी अप के बारे में. ये वीडियो लंबी हो रही है, I don't care. Just sit down and listen to me. ठीक है? पिंकी अप, should I say it? It's like a follow up to क्या नाम था उस गाने का? Gnarly. ठीक है? पिंकी अप जनरली एक फॉलो अप है नार्ली का. दे वर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, क्योंकि नार्ली इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था, इट वॉज एवरीवेयर ऑन टिकटॉक, एंड आई डिड नॉट लाइक पिंकी अप एट ऑल. एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे खुश भी करती है कि ओके इतना अजीब सा गाना था जिसका कोई सर पैर ही नहीं था. वेट, आई वॉन्ट टू शाउट आउट अ ग्रुप जो कि मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. ठीक है, अगर तुम लोग को पिंकी अप गाना पसंद नहीं आया था सेम मेरी तरीके से, तो देयर इज़ अ गर्ल ग्रुप जो तुम लोग को शायद से बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. आई जस्ट वांट टू पुट देम आउट देयर बिकॉज आई लव देम सो मच, एंड इनका नाम है गर्ल स्टेप, गर्ल नेक्स्ट, आई थिंक सो. ठीक है, एक सेकेंड मुझे ढूंढने दो, आई एम फॉरगेटिंग देयर नेम. जब तक मैं तुम लोग का गर्ल स्टेप का गाना सुनाता हूँ, गर्ल नेक्स्ट का गाना सुनाता हूँ, तब तक मैं तुम्हें वो सुनाता हूँ पिंकी अप. ठीक है, पिंकी अप, पिंकी अप, पिंकी अप, पिंकी अप, आमाना बरगर वारा पूरा वाना, पिंकी अप, S in the parking lot. If we get away, ha ha. Okay, their name is Girl Set, and तुम लोगों को गाना सुनना Tweak. अगर तुम लोगों को भी पिंकी अप पसंद नहीं आता तो go listen to it. Such a good song. I love it so much. I love R&B. I'm an R&B singer. मेरे गाने का मेरे Spotify का लिंक नीचे तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा. But generally पिंकी अप का वाइब लिटरली ये है कि वो लोग अपनी सक्सेस को दोबारा बनाना चाह रहे हैं, and it did not hit. नाली तो इसलिए हिट हो गया था क्योंकि इट वॉज सच आउट ऑफ द वर्ड एक्सपीरियंस, बट पिंकी अप इट्स वेरी फोर्सफुल. एंड पता नहीं क्यों पिंकी अप में the music video, the dance is so creepy, dude. Also, I want to say one more thing over here about Pinky Up कि Pinky Up का जो कोरियोग्राफर है ना, उसको इतनी हेट मिलती है बेचारे को. dude, he's just doing his job. वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री में प्रेजेंट था and he was exactly the same. पता नहीं अब लोग उसको इतना ज़्यादा हेट क्यों दे रहे हैं. This guy is so sweet. Look at him. He's got blonde hair. He's so sweet. He makes such funny facial expressions. मेरे को तो आधा बंदा ये पसंद नहीं इसलिए क्योंकि इसके facial expressions इतने ज़्यादा अच्छे हैं भाई. लोग पता नहीं क्यों इसको इतनी ज़्यादा hate देते हैं यार. I do not like that thing. I genuinely like this guy so much and I think so. अगर कैसा है कि जो सक्सेस है ना वो कहीं ना कहीं उनके डांस से भी आती है. एंड ये जो बंदा है, ये जो 2 बंदे हैं
आई डोंट नो अगर मेरे भाई ने दोनों की फोटो लगा रखी कि नहीं, लेकिन ये जो बंदा है दे आर बिहाइंड हिट। सो कैट्स आई की हिट के पीछे ये दोनों लोग भी उतने ही शामिल है जितना ज़्यादा हाइप शामिल है। बट या आई डिड नॉट लाइक पिंकी अप। तुम लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम लोग को पसंद आया था पिंकी अप या नहीं, ठीक है। आई वोंट जज, आई जनरली वोंट जज। तो एक तरफ तो ये सारे ब्रेड क्रम्स थे जो सिग्नल कर रहे थे कि मनो वापस नहीं आ रही है, और दूसरी तरफ वो म्यूजिक था जो फैंस के मतलब पे सही नहीं उतरा था। और इन दोनों चीज़ों ने मिलके एक ऐसी सिचुएशन बनाई जिसने फैंस को लिटरली दो अलग अलग कन्वर्सेशन में एक साथ डाल दिया था। एक मनो के बारे में था और दूसरा कैट्स आई के बारे में था, और दोनों कन्वर्सेशन एक बात पे कन्वर्ज हो रही थी कि कुछ सही नहीं हो रहा है यहाँ पे, कि ये ग्रुप जिस प्रॉमिस पे खड़ा हुआ था वो प्रॉमिस कहीं ना कहीं टूट रहा है। और अब वक्त है कि हम इस कन्वर्सेशन के हर एक लेयर को डिटेल में समझें। अब हम लोग इस कन्वर्सेशन के उस हिस्से पे आते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड भी होता है, जो है रेस। मनो की सिचुएशन को डिस्कस करते टाइम एक कन्वर्सेशन लिटरली हर प्लेटफॉर्म पे दिखाई देती है। रेडिट पे हो गया, ट्विटर पे हो गया, टिकटॉक पे हो गया, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में हो गया। और वो कन्वर्सेशन है मनो के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल मेंबर के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक बहुत पुराना पैटर्न का हिस्सा है जो वेस्टर्न गर्ल ग्रुप्स के साथ भी पिछले 20-25 सालों से होता हुआ आ रहा है। गाइज मैं ना थोड़ा सा खड़ा उठ के बोलता हूँ, तुम लोग को मेरा हाफ नेकर दिखेगा अभी, प्लीज़ डोंट जज मी, ठीक है। मेरे पीठ में दर्द हो रहा है। ओके दैट्स वे बेटर। मेरी बॉडी से बात कर लो तुम लोग अभी, ठीक है। इट्स ओके। पहली एक बात क्लियरली समझ लो कि सोल ब्लैक मेंबर का मतलब है कि एक ऐसे गर्ल ग्रुप जिसमें बहुत सारी लड़कियां हो अलग अलग एथनिसिटीज की, लेकिन उसमें सिर्फ एक ब्लैक गर्ल है। और ये ब्लैक गर्ल लिटरली हर ग्रुप में एक सिमिलर पोजीशन पे एंड हो जाती है, जिसमें कैमरा उसे प्यार तो करता है और मार्केटिंग उसे विजुअल तो बना लेती है, लेकिन एक्चुअल क्रिएटिव डिसीजंस में, म्यूजिक सिलेक्शन में, वोकल डिस्ट्रीब्यूशन में और परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटीज में वो पीछे पुश हो जाती है। It was very weird to show my torso, so I'm just gonna do this thing. ठीक है, you guys have to bear with me. I don't know man. ये एक बहुत ज़्यादा chill वीडियो है, so just bear with me. ओके सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है फिफ्थ हार्मनी का, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता दिया है कि लिटिल मिक्स का है। इन दोनों एग्जाम्पल्स को अगर हम लोग साइड बाय साइड रखें तो हमें एक पैटर्न बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखता है, जो कि अगेन है कि सोल ब्लैक गर्ल एक ग्रुप में आती है, मार्केटिंग में उसे यूज़ किया जाता है, बट एक्चुअल क्रिएटिव और परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटीज़ में उससे शी इज़ लाइक साइडलाइंड। और ये कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि इंडस्ट्री पैटर्न है। ये चीज़ ये बहुत टाइम से होते हुए आ रही है गाइस। मैंने लास्ट वाली वीडियो में तुम लोग को ये भी समझाया था कि कैसे माइकल जैक्सन को MTV दिखाना नहीं चाहता था, ठीक है, क्योंकि MTV अगेन से इट विद मी पहले ब्लैक आर्टिस्ट को नहीं दिखाता था। तो ये चीज़ एक ऐसे बबल में नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ये चीज़ बहुत टाइम से होते हुए आ रही है एंड इट इज़ रियल। एंड तुम लोग मानो या ना मानो, ये बहुत बारी होता भी है कि ना ब्लैक आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं टोकन की तरह देखा जाता है कि वी हैव टू शो डाइवर्सिटी, सो वी हैव टू टेक ब्लैक आर्टिस्ट, विच इज़ अगेन नॉट फेयर या फिर इट्स नॉट जस्टिफाइड, बट ये होता हुआ आ रहा है कहीं ना कहीं एंड वी हैव टू सी इट थ्रू। लेकिन अब अगर हम मनो की बात करें तो इस पैटर्न में मनो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से इस ग्रुप में आई थी, क्योंकि हाइप उसे ऑफिशियली ग्रुप की विजुअल बनाना चाहता था ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे नॉर्मल लिटिल मिक्स वाली सिचुएशन नहीं थी। और मनो की सिचुएशन को और भी ज़्यादा ये चीज़ यूनिक और पेनफुल बनाती है कि मनो बायरेशियल है, हाफ स्विस हाफ गेनीज। तो जो बायरेशियल ब्लैक वुमेन्स होती हैं उनके साथ तो इंटरनेट की एक अलग ही क्रूएलिटी होती है, क्योंकि एक तरफ वो लेजी वाले स्टेरियोटाइप से, डिफिकल्ट वाले स्टेरियोटाइप से और सोल ब्लैक मेंबर वाले स्टेरियोटाइप को सब कुछ को झेल रही थी, और दूसरी तरफ ऑनलाइन कम्युनिटी से उसे एक और अटैक आ रहा था जो कि स्पेसिफिकली था बायरेशियल वुमेन के अगेंस्ट, कि तुम एंड यू वोंट बिलीव दिस थिंग, जो मैं भी बोल रहा हूँ ये मेरे शब्द नहीं है, उनके हैं, कि तुम फुल्ली ब्लैक नहीं हो, यू डोंट डिजर्व दिस, तुम ब्लैक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती हो, तुम्हारे स्ट्रगल्स रियल नहीं है, स्पेशली बिकॉज यू आर प्रेटी, तो तुमने इतना ज़्यादा स्ट्रगल देखा ही नहीं है। ये एक डबल बाइंड है और इस बाइंड से निकलना लिटरली इम्पॉसिबल है गाइस। साइमन उम्बा नाम की एक कंटेंट क्रिएटर है जिसने एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एक वीडियो बनाई थी जब मनो का हाइटस अनाउंस हुआ था। साइमन ने कहा था कि इमेजिन करो कि तुम दी ओनली ब्लैक गर्ल हो अपने ग्रुप में, आधा इंटरनेट तुम्हें लेजी कह रहा है और डिफिकल्ट कह रहा है, और दूसरा आधा इंटरनेट तुम्हें ये डिक्टेट कर रहा है कि तुम ब्लैक कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो। और ये एग्जैक्टली मनोर के साथ हो रहा था, नॉर्मानी के साथ हुआ था और एनी के साथ भी हुआ था।
और सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात यह है कि मनो के केस में जब उसने खुद अपने हाइएस्ट स्टेटमेंट के अराउंड सोशल मीडिया एक्टिविटी की तो उसने लिटरली साइमन उम्बा की वो वीडियो लाइक की थी। यानी मनो ने डायरेक्टली नहीं कहा लेकिन सिग्नल दे दिया था कि ये कन्वर्सेशन उसे टच कर रही है, कि वो खुद इस पैटर्न को देख रही थी और वो इस चीज़ को रिकग्नाइज करती है। Sweet Lord Jesus, I thought I'll have a break until Saturday, but no. This whole Cat's Eye Mano mess keeps getting worse. The girls were just on Zalo to promote the Pinky Up music video, which is out today. And we finally have a post-hiatus interview statement. This is what they had to say about Mano. Mano has been on hiatus and we love her so much. We know she's doing well and she got to talk to the fans about it. We just are really excited and rooting for all of us and each other. You know, we've gotten through so much together. So at the end of the day, we all just want each other to win. Be okay and feel good. She's our sister forever and we love her so much. We built this together, so we want to give her all the space, whatever she needs. We also got this feature in Vogue Beauty, post hiatus, no Mano in sight. Listen, I know the girls are in a very bad position, a very crappy position, but so is Mano. This is something that she was looking forward to since the announcement. I don't know how it's gonna go on Saturday. I don't know how the fans are gonna react. More so the fans that are not at Coachella, because I know the people at Coachella are gonna be happy to see them in general. I know some Cat's Eye fans literally flew out to Indio to see them at Coachella, and I know the reaction is just gonna be off. Thank God their set time is at a time where I'm gonna be awake, so y'all know we're gonna be posting about it here. लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है जो कि हमें फेयरनेस के लिए सुननी पड़ेगी और वो है काउंटर नैरेटिव। ऑनेस्ट होने के लिए इस वीडियो में हमें दोनों साइड की बातें सुननी पड़ेगी क्योंकि आई जस्ट डोंट वांट टू पुट आउट वन साइड ऑफ द स्टोरी। ऑल्सो आई शुड जस्ट रिकॉर्ड वीडियोज़ लाइक दिस, लाइक खड़े होकर रिकॉर्ड करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। वाओ। सो या क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ एक ही साइड की बात सुनेंगे तो हम लोग वो चिड़िया बन जाएंगे जो सिर्फ एक पंख से फड़फड़ाती है और उड़ नहीं पाती है। एंड ऑल्सो आई डोंट वांट टू मेक दिस थिंग ओपिनियन बेस्ड, लाइक मेरा ओपिनियन जो भी उस चीज़ के बारे में, आई डोंट वांट दैट थिंग टू लाइक पुश ऑन टू यू। मैं दोनों साइड रखना चाहता हूँ, तुम लोग को अपना खुद का डिसीजन बनाने देना चाहता हूँ। और सच बात तो ये है कि मनो को डिफेंड करते टाइम पे कुछ फैंस ने लिटरली हर क्रिटिसिज्म को रेसिज्म कह के डिसमिस करना शुरू कर दिया था और ये भी एक हेल्दी चीज़ नहीं है। काउंटर नैरेटिव वाले फैंस का कहना है कि मनो के साथ जो इश्यूज़ हैं वो सिर्फ रेसिज्म के वजह से नहीं हैं, कि एक्चुअल में ड्रीम एकेडमी के ट्रेनी डेज में कुछ कॉन्क्रीट चीज़ें हुई थी जो लेजिटिमेट कंसर्न्स थी इसके अगेंस्ट, जैसे अटेंडेंस इश्यूज़, प्रोफेशनलिज्म के कंसर्न्स और रूल ब्रेकिंग के इंसिडेंट्स। और अगर हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं सिर्फ इसलिए कि मनो हाफ ब्लैक है या फिर ब्लैक है तो हम लिटरली उसे एक आदमी के रूप में नहीं देख रहे हैं अगेन। एंड इस पॉइंट पे एक और चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि आज भी हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ से इट विद मी आधी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मनो ने इस चीज़ के बारे में कभी भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है जिसमें उसने इस क्रिटिसिज्म को कंफर्म किया हो या फिर डिनाई किया हो। हाइब ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला इस बारे में, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, और शोज़ के एडिटर ने कुछ नहीं कहा है इस चीज़ के बारे में। और जब तक ये लोग नहीं बोलेंगे हम सिर्फ ऑब्जर्वेशंस और थ्योरी के बेसिस पे ही रह जाएंगे। लेकिन अब हम लोग आते हैं लास्ट और एंडिंग पार्ट पे। इन सब चीज़ों का शायद से अगर हम लोग ऑनेस्ट इंटरप्रिटेशन करें इस चीज़ का तो इसका ऑनेस्ट इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि मनो को कुछ प्रोफेशनल इश्यूज हो सकते हैं कंपनी में। हर ट्रेनी को कभी ना कभी ये चीज़ होती है और हर एक मेंबर अपनी कंपनी से पूरा खुश नहीं होता है, और साथ साथ उसके साथ रेसिज्म और अनफेयर एडिटिंग भी हुई थी। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ सच हो सकती हैं और एक दूसरे को कैंसल आउट भी कर सकती हैं। वो एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान है जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में एक तरीके से घुस चुकी है, और उसकी इस कॉम्प्लिकेशन को एक्सेप्ट करना, उसकी इस कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करना ही शायद से सबसे बड़ा फेयरनेस होगा। नाउ आई एम गोना एंड दिस वीडियो राइट ओवर हेयर क्योंकि मैं इसके आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं मनो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाऊँ। तो मेरे तुम लोगों से दो सवाल हैं यहाँ पे बेसिकली जब वीडियो एंड हो रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तुम्हें हाइब की मशीनरी कैसी लगती है। हम सभी को ये चीज़ पता है कि हाइब या फिर दूसरे के-पॉप ग्रुप्स कैसे काम करते हैं, वो लोग एक मशीन की तरह ही ट्रीट करते हैं लोगों को। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि मैं तुम लोगों से हाइब की मशीनरी के बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम लोग के उसके बारे में क्या ओपिनियन है या फिर तुम्हें कैसा लगता है। शुड दे स्टिल ऑपरेट like they do right now? एंड दूसरा चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जानना एटलीस्ट, कि तुम लोगों को कैट्स आई की सिस्टरहुड के बारे में क्या लगता है
इज इट अ मिथ? क्या तुम्हें लगता है कि उनका सिस्टरहुड एक मिथ है जो कि हाइप बेसिकली सेल करना चाह रहा था? उन्होंने लड़कियों को बता दिया था कि ये चीज़ कहो, ये चीज़ बार बार करते रहो, और अब कहीं ना कहीं वो सिस्टरहुड या फिर ये मिथ टूट रहा है। इन 2 क्वेश्चंस के साथ आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अगेन प्लीज़ हाइप दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मैं तो कम मेहनत करता हूँ क्योंकि मेरे को बस ब्लैबर करता हूँ यहाँ पे, मेरा भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि वो आज शाम को 2 रोटी खाए तो लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक एंड ये टॉपिक सजेस्ट करने के लिए भी थैंक यू सो मच। ठीक है, वी बोथ विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड टिल देन बाय बाय।